अभिमन्यु और गौरव दोनों दोस्त थे और गरीब परिवार से थे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी उन दोनों को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और एक दिन उन दोनों को पालमपुर शहर में आखिरकार नौकरी मिल गई। मगर उन दोनों को अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। दोनों एक गार्डन में इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो हमारे हाथ में ये नौकरी आई है, लेकिन उन्होंने कल ही ज्वाइन करने के लिए कहा है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो पाएगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, अनजान शहर में इतनी जल्दी हमें रहने का ठिकाना कहाँ मिलेगा। हाँ यार, अगर हमने कल से ड्यूटी ज्वाइन कर भी ली तो हम लोग रहेंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारे हालात तो इतने बुरे हैं ना कि हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका पड़ोसी अम्बे उनके करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने सुना है तुम दोनों को पालमपुर में कोई नौकरी मिल गई है। सही सुना है, लेकिन हम दोनों ये सोच सोच कर परेशान हैं कि इतनी जल्दी हमें वहाँ पर रहने का ठिकाना कैसे मिलेगा। अभिमन्यु की बात सुनकर अम्बे किसी गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो उन दोनों की ओर देखकर बोला, पालमपुर बस स्टैंड के नजदीक बिलुआ नाम का एक मोहल्ला पड़ता है। वहाँ पर एक मकान है, तुम दोनों को वहाँ एक कमरा मिल सकता है। लेकिन कैसे? उस मकान के मालिक का नाम डिकोस्टा है। वो गरीब लोगों से किराया भी बेहद कम लेते हैं और कोई एडवांस भी नहीं लेते। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं फोन पर उन्हें तुम दोनों के बारे में बता देता हूँ। इतना कहकर अम्बे वहाँ से चला गया। वो दोनों उसी शाम पालनपुर शहर के लिए रवाना हो गए। बस ने 5 घंटे बाद रात के 11:30 बजे के समय उन दोनों को पालमपुर बस स्टैंड पर उतार दिया। वो दोनों अकेले उस बस स्टैंड पर इधर उधर ऑटो या रिक्शा के लिए नजरें दौड़ा रहे थे। कमाल है यार गौरव, यहाँ तो रात के 11:30 बजे ही सन्नाटा पड़ा है। हाँ यार, मुझे तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों ने देखा कि एक व्यक्ति बड़ी स्पीड से अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जा रहा था। गौरव और अभिमन्यु को देखकर उसने तुरंत अपनी साइकिल रोक दी। लगता है शहर में तुम दोनों नए हो। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हमें बिलुआ मोहल्ले में जाना है, मगर हमें यहाँ पर दूर दूर तक कोई रिक्शा या ऑटो नजर ही नहीं आ रहा। बिलुआ का नाम सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर खौफ लहराने लगे। अचानक उस व्यक्ति का चेहरा डर से पीला पड़ गया। कड़कड़ाती ठंड में उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उस व्यक्ति ने हकलाते हुए उन दोनों की ओर देखकर कहा, बस स्टैंड के दाहिनी ओर जो कच्ची सड़क जा रही है, सिर्फ इकलौता वही रास्ता है बिलुआ मोहल्ले जाने का। आप दोनों को वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात में आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो बड़ी फुर्ती से साइकिल दौड़ाकर वहाँ से चला गया। गौरव और अभिमन्यु दोनों बेहद थके हुए थे। वो दोनों वहाँ से पैदल उस कच्चे रास्ते की ओर चल पड़े। अबे कितनी दूर और चलना पड़ेगा? तभी उन दोनों को दूर से जलती हुई एक रोशनी नजर आई। लगता है अम्बे ने हमें उसी घर का पता बताया था। हाँ शायद। कुछ ही देर में वो दोनों एक पुराने मकान के सामने खड़े हुए थे और उसे गौर से देख रहे थे, लेकिन वहाँ आसपास कोई दूसरे मकान का नामो निशान तक नहीं था। गौरव, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। यहाँ पर तो इस मकान के अलावा कोई और दूसरा मकान नजर नहीं आ रहा। हमें कौन सी पिकनिक मनानी है? हमें तो सिर्फ कुछ वक्त काटना है। उस मकान से बूढ़ा शख्स निकलकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया और उन दोनों को सवालिया नजरों से घूर घूर कर देखने लगा। उस बूढ़े शख्स को देखकर अभिमन्यु को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगा। माफ कीजिएगा, इतनी रात को हमने आपको परेशान किया। हमें अम्बे ने भेजा है, हमें डिस्कोटा जी से मिलना है। दरअसल हम दोनों को एक कमरा किराए पर चाहिए था। उस बूढ़े व्यक्ति के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और वो भारी आवाज में बोला, तुम दोनों बिल्कुल सही जगह पर आए हो, अंदर आ जाओ। इतना कहकर वो बूढ़ा अंदर चला गया। अभिमन्यु और गौरव भी उसके पीछे पीछे चले गए।
उन दोनों ने देखा उस घर के कच्चे आंगन में एक बड़ा सा घना पेड़ भी लगा हुआ था। उन दोनों की निगाह उस पर गई ही थी कि अचानक उस पेड़ से एक बहुत ही बड़े साइज की बिल्ली ने अभिमन्यु के ऊपर हमला कर दिया। अभिमन्यु ने देखा कि वो बिल्ली उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ये देखकर गौरव के भी होश उड़ गए। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी बिल्ली नहीं देखी। तू सही कह रहा है अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हम दोनों गलत जगह पर आ गए हैं। अचानक उस मकान का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने वो मकान एक खंडहर में तब्दील हो गया और उस बूढ़े के होठों पर एक अजीब सी शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। वो अपना भयानक चेहरा लिए हुए उन दोनों की ओर उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। गौरव चीखता हुआ उस बूढ़े की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कि अभी अभी शमशान घाट की चिता से उठकर आया है। वो भयानक आवाज में बोला, मेरे घर में तुम दोनों का स्वागत है। मेरी बिल्लियां काफी समय से भूखी हैं। हमें यहाँ से जाने दो। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत सालों बाद कोई इंसान यहाँ पर आया है। मेरी बिल्लियों को ताजा रक्त और मांस खाने को मिलेगा। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? कि तभी उस घने पेड़ से बड़े बड़े साइज की बहुत सी बिल्लियां निकलकर उन दोनों के सामने आ गई और अचानक उन सब ने अभिमन्यु के ऊपर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन बिल्लियों ने अभिमन्यु को खाकर एक कंकाल में बदल दिया। गौरव पागलों की तरह भागने लगा। उसने देखा कि उसके पीछे वो बूढ़ा और वो सारी बिल्लियां अपने भयानक चेहरे लिए लगातार उसी की ही ओर भागी आ रही थी। गौरव चीखता चिल्लाता हुआ भागे जा रहा था। तभी उसे दूर से एक जगह पर रोशनी नजर आई। गौरव ने देखा कि वो एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था जहां कुछ लोग टहल रहे थे। गौरव दौड़ता हुआ उस कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा, वो बूढ़ा और वो सारी बिल्लियां देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। गौरव डर से बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसे कब्रिस्तान में कुछ लोग घेरे हुए खड़े थे। गौरव ने अपने साथ बीती हुई सारी घटना उन्हें बता दी। उनमें से एक व्यक्ति गौरव की ओर देखकर बोला, दरअसल तुम जिस डिस्कोटा की बात कर रहे हो वो तो बस स्टैंड के नजदीक रहते हैं, मगर रात के वक्त शायद तुम रास्ता भटक गए और उस मकान की ओर चले गए जो भूतों से आबाद है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल सालों पहले उस मकान में डिस्कोटा नाम का एक शैतान का पुजारी रहता था। उसे बिल्लियां पालने का बहुत शौक था। कहते हैं कि उन बिल्लियों के रूप में वो सब खून चूसने वाले प्रेत थे। डिस्कोटा की मौत के बाद इस इलाके में लोगों की लाशें बुरी अवस्था में मिलने लगी। उसकी पाली हुई बिल्लियां जो कि सब प्रेत थे, उन बिल्लियों ने उन सब पर कहर ढा दिया। धीरे धीरे ये सारा इलाका खाली हो गया। तुम नसीब वाले हो जो जिंदा बच गए। तुम्हारा दोस्त अब तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। बहुत कम ही लोग हैं जो उन भूतिया बिल्लियों से बच जाते हैं। लेखापनी आसाम का आखिरी स्टेशन था। इस स्टेशन की एक और खासियत थी, यहाँ रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। पूरा स्टेशन खाली होता था, प्लेटफॉर्म भी खाली। ना कोई रेलवे ऑफिसर और ना ही कोई राहगीर। रात के अंधेरे में इस स्टेशन पर मौत का तांडव होता था। कुछ साल पहले की बात है। गलती से दो युवक लेखापनी के प्लेटफॉर्म पर उतरे, जीतू और संजय। अबे ये प्लेटफॉर्म है या खंडहर? मुझे क्या पता, मैं तो जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ। तूने एड्रेस तो बराबर देखा था ना? यही है ना जो स्टेशन हमें उतरना था? हाँ यार, देखा था, बराबर देखा था। पर यहाँ इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा है। तभी जीतू के पास से एक काली बिल्ली गुजरी। जानवर तो है भाई। और फिर दोनों को छन छन की आवाज सुनाई दी। दोनों पीछे घूमे तो एक बहुत सुंदर गांव की छोरी उनकी ओर आ रही थी। क्या लड़की है?
ये मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। कहाँ मेरी पत्नी और कहाँ ये। वो लड़की उन दोनों के पास आई। बाबूजी, आप लोग यहाँ नए हैं क्या? हाँ, यहाँ कोई क्यों नहीं है? अरे बाबूजी, ये एक छोटा सा गांव है और गांव वाले तो सूरज ढलते ही सो जाते हैं, तो भला इतनी रात को यहाँ कोई कैसे होगा? तो तुम यहाँ कैसे? मेरी तो दुकान यहाँ है। दिन भर मेरे बाबा दुकान संभालते हैं और रात में मैं, जो बाहर के राहगीर आते हैं, उनके चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं हम। बहुत अच्छे। वैसे भी हमें भूख लगी है। तो आइए बाबूजी। सुंदरी उन दोनों को अपने छोटे से ठेले पर ले गई और उन्हें चाय पिला दी और फिर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। ये स्टेशन कुछ ज्यादा खाली नहीं रहता। वो तो है बाबूजी। ये तो कोई भूतिया स्टेशन लगता है। आपको कैसे पता चला? क्या मतलब? क्या यहाँ सच में भूत हैं? लोगों का मानना तो है कि यहाँ एक लड़की का भूत रहता है। लड़की का भूत? हाँ, कई सालों पहले ये स्टेशन किसी आम स्टेशन की तरह था। यहाँ भी लोगों की भीड़ रहती थी, पर सांझ होने के बाद अक्सर ये स्टेशन खाली हो जाया करता था। एक रात इस स्टेशन पर कोई न था। एक गांव की लड़की यहाँ चाय का ठेला लगा रही थी। एक ट्रेन रुकी और कुछ आदमी ट्रेन से नीचे उतरे। बाबूजी, आप चाय पियेंगे? क्यों नहीं, जब पिलाने वाली इतनी अच्छी है तो चाय पीना तो बनता है। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। क्या लड़की है ना, कमाल है। गांव वाली लड़की गजब होती है। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। वो बेचारी गांव वाली चाय बनाती रही और वो आदमी हवस से उसे घूरते रहे। उन आदमियों ने उस लड़की को पकड़ लिया, दूसरे ने हाथ और तीसरे ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो तीनों उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उन तीनों को धक्का देकर भागने लगी। वो भागते भागते रेल की पटरी पर कूद गई। उन दरिंदों ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा। वो डरी सहमी भागती रही और फिर सामने से रेल आई। वो सारे आदमी तो प्लेटफॉर्म पर कूद गए, पर वो लड़की कूद न पाई। ट्रेन ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस रात से सभी लोग मानते हैं कि वो गांव वाली लड़की अब भी हर रात इस स्टेशन पर अपनी दुकान लगाती है। ये सुनकर संजय घबरा गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? सुंदरी ने कुछ जवाब न दिया। अरे मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है भाई। संजय ने अपना फोन निकाला और सुंदरी की तस्वीर खींचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सुंदरी ने कैमरे में देखा तो दोनों डर गए, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ। जीतू और संजय डर के मारे ट्रेन की ओर भागे। वो लोग ट्रेन की एक बोगी से दूसरी बोगी में भागते रहे। भाग संजय भाग, वो मेरे पीछे है भाई। भाग हुकूमत, भाग जल्दी भाग। संजय डरा हुआ था, वो गिर गया। वो भूतनी उसके पास आई। अब मैं तुझे खूबसूरत नहीं दिख रही? इतनी देर से तो मेरी कमर देख रहा था, अब क्या हुआ? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तेरे जैसे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भूतनी ने संजय के चेहरे पर पैर रख दिया। संजय की मुंडी ट्रेन के फर्श के नीचे चली गई। संजय की चीख सुनकर जीतू डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल जीतू के सामने आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। तेरे पास तो पत्नी भी है, फिर भी तुझ में हवस भरी है। तुझ जैसे आदमियों को जीने का कोई हक नहीं। चुड़ैल जीतू को घसीटते हुए ट्रेन के बाहर ले गई। उसकी गर्दन मरोड़ दी और फिर उसको स्टेशन के साइन बोर्ड पर लटका दिया। हर किसी हवस के मारे का यही हाल होगा। ये आखिरी स्टेशन इन सब हवसियों की जिंदगी का आखिरी स्टेशन होगा। ट्रेन फुल स्पीड में चली जा रही थी। रागिनी और उसके मम्मी पापा ट्रेन में उसके साथ सफर कर रहे थे। चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय ले लो, गरम गरम चाय। फिर पानी वाला आया। पानी पानी, ठंडा पानी, 20 का एक, 20 का एक ठंडा पानी। फिर पान मसाले वाला आया। 14 का 2 राजहंस पान मसाला, तिरंगा पान मसाला। इसमें केसर का दम, खाइए और कामयाबी की बुलंदियों को छू लीजिए।
पापा, कितना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग। हाँ, कभी कभी तो हद कर देते हैं ये लोग। इनका यही काम है, इसी से इनका पेट भरता है। अब तुम्हारे पापा का गांव आने वाला है। सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर है अभी जो स्टेशन आएगा। सच में? मैं गेट पर जा रही हूँ, वैसे भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। रागिनी उठकर गेट पर आ गई। ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद लेने लगी। ट्रेन फुल स्पीड में चलती जा रही थी। ट्रेन हॉर्न बजाकर रास्ते को चीरते हुए चली जा रही थी। अंधेरे में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर गांव में टिमटिमाती लाइट दिख रही थी। तभी अजीब सी हवा चली और रागिनी का दुपट्टा उड़ गया। रागिनी गिरते बची। वो वापस आकर बैठ गई। मम्मी, मेरा फेवरेट दुपट्टा उड़ गया। इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी लड़की रोती है। दूसरा ले लेना या मैं ला दूंगी। देखो, हमारा गांव क्रॉस कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तो हम लोग गांव क्यों नहीं जाते हैं? कितना मजा आएगा ना। अब यहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हारे दादा दादी सब भगवान के पास चले गए, इसलिए हम सब लोग शहर चले गए। रागिनी अपने घर पहुंची और अपने रूम में चली गई। बैग अपने कमरे में रखा। उसका मोबाइल नीचे गिर गया। वो उठाने झुकी तो बेड के नीचे उसका दुपट्टा दिखा। वो चौंक गई कि ये दुपट्टा ट्रेन में उड़ गया था। वो यहाँ कैसे आ गया? उसने तुरंत ही उसे उठाया और अपने कंधे पर लेकर आईने में देखने लगी। उसके पीछे एक भूत खड़ी दिखी और वो हंस रही थी। उसकी लाल लाल आँखें, बिखरे बाल देखने के बाद रागिनी डर गई और चीखने ही वाली थी कि उसके मुंह पर भूतनी ने हाथ रख दिया। वो बेहोश हो गई। रात के 12 बज चुके थे। रागिनी के मम्मी पापा सो रहे थे। धीरे धीरे दरवाजा खुला। रागिनी के हाथ में चाकू था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पापा के पास आकर वो दांत पीसने लगी और उसका चेहरा लाल होकर चुड़ैल बन गया। चुड़ैल ने चाकू ऊपर की तरफ उठाया और राजेंद्र बाबू को मारने ही वाली थी कि राजेंद्र बाबू की नींद खुल गई। वो बेड से नीचे गिर गए। चाकू बेड पर ही फंस गया। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। रागिनी की माँ ने रागिनी को जोर से पकड़ा और 2 थप्पड़ दिए। उसके पापा भी उठ गए और रागिनी से चाकू लेकर दूर फेंक दिया। तुम मुझे मारना चाहती हो? रागिनी बेटा, तुमको क्या हो गया? रागिनी बेटा, मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं सुरेखा हूँ। याद आया कुछ? सुरेखा? कौन सुरेखा? मैं वही सुरेखा हूँ जिसको तुमने धोखा दिया। याद करो कॉलेज के दिन की बात। सुरेखा और राजेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये वो समय था जब जात पात बहुत ज्यादा ही मायने रखती थी और न मोबाइल था और न ही न्यूज चैनल। सुरेखा, हम दोनों के प्यार को क्या हो गया? मम्मी पापा मानेंगे क्या? एक बार बात करके देखो, नहीं मानेंगे तो कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि साथ अगर जी नहीं सकते लेकिन मर तो सकते हैं ना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ऐसा मत बोलो, हम घर से भाग जाएंगे। तुम कल सीतापुर स्टेशन पर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा और भागलपुर एक्सप्रेस से मुंबई चले जाएंगे। वहां कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तुम सही समय पर आ जाना। सुरेखा सुबह सुबह आ गई और राजेंद्र का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन राजेंद्र नहीं आया। सुरेखा ने भागलपुर एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान दे दी, लेकिन तुम नहीं आए और मैं उस स्टेशन पर आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज आ ही गए। तुमको पता है मैं क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। इस चुड़ैल से तुम शादी करना चाहते थे। नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पैर टूट गया। ये देख लो मेरा पैर। लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे घर वाले बोले कि वो गायब हो गई है। मैंने उसके बाद गांव छोड़ दिया। चुड़ैल थोड़ा नर्म पड़ने लगी। दर्दनाक प्यार की कहानी सुनकर रागिनी की माँ रोने लगी और बोली, बहन, तुमने इनसे सच्चा प्यार किया है और जिसे हम प्यार करते हैं उसे दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए मेरी बेटी और मेरे पति को छोड़ दो। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक काम करो, मुझे मुक्ति दे दो। कैसे कैसे मुक्त करूं? मेरे ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क दीजिए और ये दुपट्टा जला दीजिए, मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजेंद्र बाबू पूजा घर से गंगा जल लाकर रागिनी के ऊपर छिड़क देते हैं और उस दुपट्टे को जला देते हैं।
रागिनी बेहोश हो गई। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन तब हमें अपने सब्र से काम लेना चाहिए।